अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज जो नई कहानी आपके सामने पेश खिदमत है वो अफ़सानवी मजमूए कतबों के दरमियान में से ही कहानी है जिसका उन्वान है मिस लिली। तो कहानी शुरू करते हैं। ज़िंदगी की रवानी देखकर मेरा वजूद एक लम्हे के लिए साकित सा हो गया। हर तरफ भागते दौड़ते इंसान, चमकती दमकती दुकानें, खुली शाहराहें और सदियों पुरानी तहज़ीब पर नाज़ा सर बुलंद इमारतें, ये दास्तानवी माहौल डबल डेकर बस के ऊपरी हिस्से में बैठकर देखते देखते मैं अपने ख्याली धागों से उलझ जाती। फिर कोई और मंज़र चौंका देता। खुशहाल दुनिया की लम्हा ब लम्हा बदलती तस्वीरें हमें अपने ख़यालों में कहाँ रहने देती थीं। सामने ज़ेरे ज़मीन ट्रेन का स्टेशन था जहाँ से इंसानों का एक समंदर हर 5 मिनट में उबल पड़ता था। ये लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट थी जहाँ ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मेला सजा था। यहाँ मुझ जैसे दूर देशों से आए लोग खुद तमाशा थे या तमाशबीन, ये मुअम्मा हनूज़ खुलना बाकी था। मैं बस से उतर कर दुकानों में सजे रंगीन पुतले और पुतलियाँ देखती, उनके साथ लगी अशिया पर दर्ज कीमतों का हिसाब करते आगे बढ़ रही थी। ठंडी हवा की ताज़गी को महसूस करते हुए अभी मैंने लंबी सांस ली ही थी कि मेरे सर पर बूंदें टपकने लगी। मैं हमेशा की तरह अपनी छतरी भूल आई थी। मैंने देखा कि बरसती बूंदें भी इस गली की रौनक कम न कर सकी थीं। हर कहीं एक लम्हे में रंग बरंगी छतरियाँ यूं खुल गईं जैसे किसी डांस शो का ऐसा मंजर हो जिसमें डांसर स्टेज पर पड़ी छतरियों को खोलकर गोल गोल घुमाने लगते। एक्सक्यूज़ मी, एक अजनबी आवाज़ ने मुझे मुखातिब करके छतरी मेरे हवाले कर दी। ये छतरी शायद मैं बस में भूल आई थी। मैंने मुड़कर इस शख्स को देखा। उसके कानों में बालियाँ झूल रही थीं और जिस्म के खुले हिस्सों पर नक्श व निगार खुदे हुए थे। उसका सरापा भी ऐसा था कि मैं थोड़ी देर के लिए हैरत में पड़ गई। वो लड़का था या लड़की, मेरे लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था। मैंने हैरत झटक दी। वो बहरहाल बहुत अच्छा इंसान था जो कई मिनट से इस तगोदौ में था कि मेरी छतरी मुझ तक पहुंचा सके। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और ममनूनियत के एहसास के साथ चल पड़ी। कुछ कदम ही उठाए थे कि पलटकर उसे देखना पड़ा। उसका शोख रंग का सूट और सलीके से बने हुए बाल उसे इस मसरूफ़ गली में दूसरों से मुमताज़ कर रहे थे। ब्रांड्स की चमक दमक के बावजूद कुछ जेब ने और कुछ मिजाज ने किसी चीज़ को ख़रीदने से रोक दिया था। हॉस्टल पहुंचकर बिस्तर पर लेटी तो थोड़ी देर के लिए आंख लग गई। हड़बड़ाकर उठी और किचन का रुख किया तो ऐसा वक्त हो चुका था कि किचन में बारी मिलना मुश्किल थी। इस 10 कमरों के हॉस्टल में किचन एक ही था जिसको सभी इस्तेमाल करते थे। हफ्ते की शाम हर एक ने किसी न किसी को अपने वीकेंड पर बेहतरीन बनाने के लिए दोस्तों को बुला रखा था। हफ्ते के दिन ये हॉस्टल मुख्तलिफ रंगों के अफराद से भर जाता था। मैं किचन में गई तो वहाँ जोसेफ कुकिंग में मसरूफ़ था। उसके साथ खड़ी उसकी अमेरिकन दोस्त खाने की तरकीब वाली किताब खोले उसकी मदद कर रही थी। अवन में मुर्गी थी और कुछ सब्जियां पकाई जा रही थी। जोसेफ ने मुझे देखते ही पूछा, कैसी रही शॉपिंग? नॉट गुड, मैंने बेदिली से कहा। वो मेरा जवाब सुना अनसुना करके लिखे गए तरीके के मुताबिक कोई शय किचन के दराजों में तलाश करने लगा था। लड़की ने मस्तूई मुस्कुराहट से मुझे देखा। मैंने फ्रिज से जूस की बोतल ली और बाहर निकल आई। लॉन में बैठे जोड़े भी अपनी अपनी दुनियाओं में गुम थे। उनकी तरफ तैरती हुई नज़र से देखते हुए मुझे एक जगह रुक जाना पड़ा। वहाँ छतरी पकड़ाने वाला वही शर्मीला सा लड़का मौजूद था, अलग थलग बैठा, वही जो मुझे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में मिला था। वो भी मेरी तरफ देख रहा था। मैं मुस्कुरा दी तो उसका चेहरा भी खिल उठा। मैं झीम कर सामने देखने लगी। वो उठकर मेरे पास आ गया और सामने खड़े होकर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने भी उससे हाथ मिलाते हुए कहा। मुझे उससे हाथ मिलाते ही ये एहसास हुआ कि जैसे मैं बहुत ही नफीस खातून से हाथ मिला रही हूँ। मेरा नाम गार्नर है और मैं इसी हॉस्टल में रहता हूँ, उसने अपना तारुफ करवाया। मैंने भी मुस्कुराने की कोशिश की और इससे दोबारा मुलाकात पर खुशगवारी का इजहार किया। वो स्कॉटलैंड से यहाँ पढ़ने आया था और हमेशा के लिए यहीं रह गया था। जब वो जाने लगा तो उसने मुझे अगले दिन अपने साथ डिनर की दावत दे दी। जब उसने बताया कि डिनर पर उसकी गर्लफ्रेंड भी होगी तो मैं इनकार ना कर सकी। मेरी तन्हाई ने मेरे लिए ये एक दिलचस्प मौका पैदा कर दिया था। अगली सुबह रोशनी ने मेरे कमरे की खिड़की से झांकना शुरू किया तो मेरी आंख खुल गई। पहला ख्याल जो मुझे आया वो मिस्टर गार्नर का था। मेरे लिए ये गार्नर का किरदार नया और अनोखा था।
सुना पढ़ा ज़रूर था ऐसे किरदारों के बारे में, मगर बराह रास्त ऐसे किरदारों से मुलाकात का तसव्वुर मेरे अंदर तजस्सुस भर रहा था। कुछ देर बाद मैं ड्योढ़ी में खड़ी सामने बादलों की एक टोली की सूरज से आंख मचोली देख रही थी। सामने का मंजर बहुत सरसब्ज और खूबसूरत था। इतने में मेरे मोबाइल पर पैगाम मौसूल होने की घंटी बजी। मैंने देखा, वहाँ मेरे लिए याद दहानी का पैगाम मौजूद था। मैं गार्नर की गर्लफ्रेंड के बारे में मुतजस्सिस थी। मैंने अपने तय अंदाज़ा लगाया, वो बच्चों के टेलीविज़न प्रोग्राम में आने वाले मिस्टर टम्बल की तरह रंगीन फ्रॉक में मलबूस उछल कूद करता कोई किरदार होगा या कुछ और जाने क्या क्या। मैंने अपने पहले अंदाजे को झटक दिया। थोड़ी देर के बाद गार्नर का फ़ोन आया। अगर हो सके तो मेरे कमरे में आ जाओ, नाश्ता साथ करते हैं। मैं कुछ उलझ सी गई। कल से एक शख्स मेरे दिमाग के तालू में च्युइंगम की तरह चिपका हुआ था। मैं बोझल कदमों से उठी और किचन का रुख किया। वो अंडे उबालकर अपना कॉफ़ी का मग पकड़े गैर शऊरी तौर पर ठीक 9 बजे उसके कमरे के सामने खड़ी थी। इंतहाई सलीके से सजा संवरा कमरा, दीवार बहुत खूबसूरत सुर्ख रंग का नक्श निगार वाला वॉलपेपर चिस्मा था। दीवार के दरमियाने हिस्से पर छोटे छोटे फ्रेमों में मुख्तलिफ पोज में बनी 2 लड़कों की तस्वीरें थीं। मेरी नज़रें जिसकी तलाश में दीवार पर गर्दिश कर रही थीं, वो कहीं नहीं थी। उसने मुझे सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया और मेरे हाथ से प्लेट और कप लेकर स्टडी टेबल पर रख दिए। पर्दे हटाए तो कमरा और भी निखर गया। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाश्ता कहाँ है? उसने चॉकलेट पाउडर निकालकर दूध की बोतल में डाला और ज़ोर से हिलाने के बाद मेज़ पर रखते हुए कहा, लीजिए, मेरा नाश्ता भी तैयार है। मैंने ठंडी होती हुई कॉफ़ी की तरफ देखकर कहा, शुरू करें? जी प्लीज़, उसने इंतहाई मुअद्दिब अंदाज में किसी बड़े होटल के वेटर की तरह कमर झुकाकर कहा। मैंने मुस्कुराकर कॉफ़ी का एक सिप लिया। कॉफ़ी की कड़वाहट और उसकी गुफ्तगू की नफासत ने मुझे ताज़ा दम कर दिया। उसने नफासत से चॉकलेट मिल्क की चुस्की ली और एक हाथ में टिश्यू पकड़े बार बार अपने होंठ साफ़ किए जाता। ये बात उसकी शख्सियत में मुझे ज़्यादा हैरान कुन नहीं लगी, क्योंकि उसकी नफासत पसंदी कमरे के दरो दीवार से आयां थी। वो उठा और वार्डरोब खोल दी। इतने खूबसूरत अंदाज में लटके हुए कई सूट, शर्ट्स, टाइयाँ देखकर अंदाज़ा हुआ कि उसका रंगों का इंतखाब काफ़ी शौक था। मैंने पहली मर्तबा पीले और सुर्ख गुलाबी रंग के कोट देखे थे। मैंने सताइश की, तुम्हारी अलमारी तो मेरी अलमारी से ज़्यादा रंगीन है। मुझे तो ग्रे, ब्लैक और वाइट रंग ज़्यादा पसंद है। वो मुस्कुरा दिया, फिर कहने लगा, ये सारी ख़रीदारी लिली की मर्ज़ी से होती है। मैंने कहा, अच्छा तो उसका नाम लिली है? नहीं, ये तो मैं उसे प्यार से पुकारता हूँ। उसने सुर्खी से सुलगते गालों पर अपने हाथों की पुश्त लगाते हुए कहा, मुझे बहार के खिलते मौसम की मुनासबत से पीले रंग का कोट ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने झट अपनी राय दे दी। उसने भी खुशी से वो कोट उचक कर बाहर निकाल लिया। फिर बिलतरतीब शर्ट, टाई, पैंट, शूज़ और परफ्यूम तक तय पा गए। इस आधे घंटे की दिलचस्प मश्क में मुझे लगा कि मैं अपनी स्कूल कॉलेज की दोस्त नीलमा के साथ हूँ। नीलमा और मैं हमेशा इकट्ठे ही ख़रीदारी किया करते थे और इसी तरह की बहसा बहसी तूल खींचा करती थी। ये वाला अच्छा है, वो कहती। मैं नफ़ी में सर हिलाते हुए कहती, उसका रंग कितना शौक है। इतने में हमारा फ़ैसला उसका छोटा भाई कर देता, जिसे लड़कियों के हर फैशन का पता होता था। ख़याल ने एकदम जस्त भरी और वो निज़ाकत भरा लड़का, उसका बहन नुमा भाई। हेलो, गार्नर ने एकदम कहा। मैं अपने ख़याल से चौंकी। मैंने गार्नर से पूछा, लिली को मेरी मौजूदगी बुरी तो नहीं लगेगी? आखिर आप लोग कई हफ्तों के बाद डिनर पर इकट्ठे हो रहे हैं। गार्नर ने वजाहत करते हुए बताया, मेरी उससे बात हो चुकी है। वो खुश है कि तुमसे मुलाकात होगी। ख़ास तौर पर जब मैंने उसे बताया कि तुम एशियन हो तो उसने मज़ीद दिलचस्पी का इजहार किया। मैंने कदरे हैरत से सवाल किया, क्या वो एशियंस को पसंद करती है? उसने अपने होंठों का दायरा सा बनाया और कहा, मे बी। इसके मे बी पर मुझे हैरत ना हुई, लेकिन इस अचानक बात ख़त्म कर देने से तजस्सुस भरी उलझन हुई कि कुछ कहा अनकहा सा अधूरा रह गया। उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई तो मुझे अपनी ड्रेसिंग की भी फ़िक्र होने लगी और मैं और गार्नर दोनों तैयार होकर इकट्ठे निकले, क्योंकि डिनर का इंतखाब मिस लिली की मर्ज़ी से तय पाया था, जो कि शहर के मुज़ाफ़ात में दरियाए टेम्स के किनारे वाक़या थी, जो हम दोनों के हॉस्टल से कम 100 किलोमीटर दूर था। गार्नर के पास गाड़ी थी, इसलिए मुझे दूरी और वापसी दोनों की कोई फ़िक्र नहीं थी। गार्नर से दोस्ती हो जाने के बावजूद दोनों मुझे किसी ममनुआ किताब का मजमून लग रहे थे। रास्ता और मौसम दोनों बहुत खूबसूरत थे। मैंने सफ़र तय करने और अपने तजस्सुस के इत्मीनान के लिए गार्नर से पूछा,
तुम मुझसे पहली बार कब मिले थे? गार्नर ने कुछ सोचने को माथे पर शिकने डाली और कहा, यही कोई 5 साल पहले। फिर उसने इजाफा किया, मैं उसे जानता तो 5 साल से था, मगर शादी हमने 2 साल पहले की है। अच्छा, तो 3 साल फ्लर्ट किया, फिर सीरियस हुए? मैंने शरारत से कहा। नो, मैं और वो एक दूसरे के बहुत सिंसियर दोस्त हैं और हम दोनों एक दूसरे के मसाइल को समझते हैं। कुछ ही देर में हम दरिया के किनारे मुतय्यन शुदा मकाम पर पहुंच चुके थे। कैफ़े की लोकेशन देखकर मिस लिली की चॉइस की दाद देने को जी चाहा। गार्नर ने फिर से परफ्यूम लगाया, माउथ स्प्रे किया, बाल संवारे और गाड़ी के शीशे में मुंह के अजीब अजीब जाविये बनाकर देखा। मैंने घूरते हुए इशारा किया, बाहर आओ। वो कई खाली मेज़ें छोड़ता हुआ विंडो साइड वाली मेज़ की तरफ बढ़ा, जहाँ से वो दरिया का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं उसके सामने वाली कुर्सी को देख रही थी कि उसने मेरे लिए दूसरी तरफ पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा कर दिया। हम दोनों मेज़ के एक ही तरफ बैठे थे, जबकि हमारे सामने पड़ी दोनों कुर्सियाँ खाली थीं। मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर गार्नर ने यकीनन मिस लिली के लिए वो जगह मखसूस कर रखी थी। इसमें भी कोई कहानी होगी, मगर मैं उस वक्त कहानी सुनने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। अभी हमें बैठे हुए चंद लम्हे हुए थे कि इंतहाई खूबसूरत महक हवा के रुख के साथ मेरे नथनों से टकराई। मैंने इस खुशबू के रुख का तयन करके उधर देखा। वहाँ 2 पीस में मलबूस एक नौजवान मौजूद था। उसके बाल लंबे थे, जिन्हें एक नफीस सी पोनी से बांध लिया गया था। सलीके से मांग निकली हुई थी और बाल यूं कंघी किए हुए लगते थे जैसे उन्हें जेल लगाकर बिठा लिया गया हो। उसके होंठ सुर्ख थे, जिन पर किसी रोगन से मुलायमत और चमक का एहतमाम कर लिया गया था। गार्नर और वो एक अदा से मिले और मैं मेज़ पर रखे गिलासों को सीधा करने लगी। मैंने तो लिली का कुछ और नक्शा अपने जहन में बनाया हुआ था। यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हमने एक दूसरे से पहली बार मिलने की खुशी के इजहार के लिए रस्मी जुमले कहे। गार्नर ने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा कि शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। मिस लिली के मुंह से बेख्तियार निकला, पाकिस्तान के किस हिस्से से? मैं इस सवाल के लिए तैयार ना थी। मैंने बौखलाकर पिंडी इस्लामाबाद यूँ कहा जैसे ये एक ही शहर का नाम हो। फिर संभल कर पूछा, क्या आप कभी पाकिस्तान आई हैं? जी, उसका मुख्तसर जवाब था। गार्नर मेरे सामने रखे ग्लास को टिश्यू से दोबारा साफ़ करने लगा। मिस लिली से पूछे बगैर गार्नर ने उसकी पसंद के मशरूब का ऑर्डर कर दिया। मिस लिली के हाथों की हरकत खालिस जनाना मगर लिबास मर्दाना था। बोलने में भी वो इस कदर नरमी और नफासत थी कि दिल चाहता था बैठे सुनते रहें। सामने मेज़ पर बैठे एक जोड़े ने गार्नर को देखकर हाथ हिलाया तो वो मिस लिली से इजाज़त लेकर उनकी तरफ चला गया। वहाँ उसे पुराने दोस्त मिल गए थे। मैंने बात से बात बढ़ाने के लिए कहा, गार्नर आपसे बहुत मोहब्बत करता है। जी हाँ, लिली ने बड़ी नफासत से जवाब दिया। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। गार्नर ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मैं ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस थी। शायद मैं खुदकुशी कर लेती, मगर गार्नर ने मुझे यहाँ बुला लिया। आप किस मुल्क से हैं? वो चुपचाप मेज़ पर उंगली से ख्याली लकीरें बनाती रहीं, फिर अचानक यूं गोया हुई जैसे उसकी आवाज़ एक गहरे कुएं से बरामद हो रही हो। डियर, जहाँ इंसान को शनाख्त मिले वही उसका मुल्क होता है। गार्नर वापस आ गया और अपने दोस्तों के बारे में बताने लगा। जब वो स्कूल में थे तो क्या क्या शरारतें किया करते थे। जब बाकी लड़के उसे तंग करते थे तो ये उसका दोस्त बनकर तसल्ली दिया करता था, क्योंकि गार्नर की चाल लड़कों से ज़्यादा लड़कियों जैसी थी। मैंने लिली से दोबारा बात का सिलसिला जोड़ने के लिए कहा, आपने परफ्यूम बहुत अच्छा लगाया हुआ है। उसने उसी दिलरुबाई से कहा, ओ अच्छा, और परफ्यूम की महक को महसूस करने के लिए अपने गिरेबान की तरफ झांकने लगा। मैंने यूं ही बात बढ़ाने के लिए फिर से कहा, प्लीज़ दोबारा आएँ तो ये है मेरा मोबाइल नंबर, आप मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, मुझे खुशी होगी। बल्कि आप और गार्नर दोनों पाकिस्तान आएँ, मैंने एक ही सांस में कह दिया। मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में एक मॉल में मार्केटिंग मैनेजर हूँ, कभी आप भी आएँ, मिस लिली ने मुझे दावत देने के अंदाज में कहा। जी क्यों नहीं, मैंने दावत कबूल कर ली। वहाँ मैं 3rd फ्लोर पर परफ्यूम कॉर्नर में मिलूँगा सुबह 9 से 5 बजे तक, और बुध मेरा ऑफ होता है। गार्नर ने जुमला उचकते हुए कहा, हाँ वो बुध हमारा होता है। मेरी तालीम मुकम्मल हो गई और मैं वापस आ गई। यहाँ मेरी मसरूफियात ऐसी बढ़ीं कि उनमें गुम होकर रह गई। एक दिन सुपरमार्केट में चक्कर लगाते हुए मेरे कदम एक बुटीक के सामने रुक गए। मैं अंदर गई तो नीलमा कपड़ों की अलमारी के दरमियान खड़ी लेडी वर्कर्स को हिदायत दे रही थी। मैं इस गैर मुतवक्को मुलाकात के जोश में नीलमा से लिपट गई। यूँ अचानक मिलना हमें बहुत अच्छा लग रहा था।
नीलिमा के पास अपने शौहर की, बच्चों की और कामयाब ज़िंदगी की कई तस्वीरें थीं, कई बातें थीं। उसके बुटीक से निकलकर पास के एक रेस्टोरेंट में हम जा बैठे। बातों ही बातों में मैंने उसे अपने मोबाइल में भी तस्वीरें दिखाईं। वो दिलचस्पी से बाहर गुजरी मेरी ज़िंदगी का एक एक मंज़र देख रही थी। एक तस्वीर पर उसने मुझे रुक जाने का इशारा किया। उसने मोबाइल मेरे हाथ से ले लिया और जूम कर कर के एक ही तस्वीर को मुसलसल देखने लगी। मैंने हंसते हुए कहा, अजब हुलिया है ना उसका। अच्छा बताओ भला ये लड़का है कि लड़की? उसने खाली नज़रों से मुझे देखा, फिर तस्वीर पर नज़रें गाड़ दी। खामोशी का वक्फा तवील होते हुए महसूस करके मैंने तशवीश से पूछा, क्या हुआ नीलिमा? यार ये गार्नर है और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड मिस लिली, और ये सब चलता है वहाँ, डोंट वरी। उसकी आंख डूब आ गई, उसके होंठ लरजने लगे। फिर नीलिमा ने ज़ब्त करते हुए कहा, ये लिली नहीं, ज़ुहैब है, मेरा छोटा भाई। नहीं, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। वो तो, उसने मुझे हाथ के इशारे से रोक दिया। नहीं, मुझे गलत फहमी नहीं हुई। मैं अपने भाई को पहचानने में गलती भला कैसे कर सकती हूँ? मैंने नीलिमा को हैरत से देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। जो वो नहीं था वो कैसे बनकर रहता आखिर? लोगों के तानों से बचने के लिए उसे मामू के पास भेज दिया गया था। वो नहीं जाना चाहता था। तब मैंने उसे कहा था, वो यहाँ रहेगा तो हम बहनों के रिश्ते भी नहीं होंगे। उसने अपने होंठों को दांतों तले दबाकर जैसे काट लिया था। नीलिमा ने एकदम कहा, मैं किस कदर खुद गर्ज हो गई थी और वो किस कदर चुपचाप मान गया था। बहुत शुक्रिया।